आज हम एक ऐसी समुद्री यात्रा पर ध्यान केंद्रित करने वाले हैं जिसने सचमुच दुनिया ही बदल दी। हाँ, बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं वास्को डिगामा की और वास्को उनकी डिगामा। उस खोज की जिसने भारत और यूरोप के बीच वो सीधा समुद्री रास्ता खोल दिया। एकदम। ये सिर्फ ऐसा नहीं था कि नक्शे पर एक नई लाइन खिंच गई है ना, इसने तो व्यापार, राजनीति और यहाँ तक कि भारत के भविष्य की पूरी कहानी ही हमेशा के लिए बदल दी। सही कहा आपने, कहानी बिल्कुल बदल गई। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस पूरी कहानी को समझने में हमारी मदद करेंगे कि आखिर इस खोज की जरूरत ही क्यों पड़ी, वास्को डिगामा थे कौन, ये सफर कितना मुश्किल था और सबसे अहम इसके नतीजे क्या निकले। निश्चित रूप से। तो चलिए इन स्रोतों की मदद से इस ऐतिहासिक यात्रा की गहराइयों में उतरते हैं, इसकी पड़ताल करते हैं। बिल्कुल, ये एक ऐसी घटना है जिसके असर की लहरें आप देखिए सदियों तक महसूस की गई हैं। और ये समझना जरूरी है कि ये महज एक रोमांचक समुद्री अभियान नहीं था। हाँ इसके पीछे ठोस आर्थिक और राजनीतिक वजह थी। हाँ, और शुरुआत यहीं से करते हैं। आखिर यूरोप, खासकर पुर्तगाल, भारत तक पहुंचने के लिए इतना बेताब क्यों था? हमारे स्रोतों में मध्यकालीन यूरोप में मसालों के जबरदस्त क्रेज का जिक्र है। हाँ, क्रेज तो था। काली मिर्च, दालचीनी, लौंग, अदरक, ये सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने वाली चीजें नहीं थीं, ये तो स्टेटस सिंबल थीं, दवाइयों में इस्तेमाल होती थीं और इनकी कीमत सोने जैसी थी। सोने जैसी कीमत, बिल्कुल सही कहा। और यही असल में समस्या की जड़ थी। ये सारे बेशकीमती मसाले और रेशम जैसी चीजें आती तो एशिया से थी, खासकर भारत और दक्षिण पूर्व एशिया से। हाँ। लेकिन यूरोप तक पहुंचने में इनका सफर बहुत लंबा और महंगा था। जमीन के रास्ते ये माल कई बिचौलियों के हाथों से गुजरता था। अच्छा। खासकर अरब और फिर वेनिस और जेनोआ के व्यापारियों के नियंत्रण वाले मार्गों से। हर पड़ाव पर मुनाफा जुड़ता जाता था। ओहो। कीमत असल लागत से कई गुना, कभी कभी तो 20 गुना ज्यादा हो जाती थी। 20 गुना? अगर भारत में 1 रुपए की काली मिर्च है तो यूरोप में वो 20 रुपए या उससे भी ज्यादा की बिक रही थी। ऐसा? आसानी से। हाँ, और 1453 में जब ऑटोमन तुर्कों ने कॉन्स्टेंटिनोपल यानी आज के इस्तांबुल पर कब्जा कर लिया तो पुराने जमीनी रास्ते और भी मुश्किल और महंगे हो गए। अच्छा, तो वो रास्ता भी एक तरह से बंद हो गया। हाँ, मुश्किल हो गया। अब यूरोप के शासकों और व्यापारियों को लगने लगा कि भाई अगर तरक्की करनी है तो इन बिचौलियों को हटाना होगा। व्यापार पर इनका एकाधिकार, इनका जो एक छत्र राज था, वो तोड़ना होगा और सीधा भारत तक पहुंचने का कोई रास्ता खोजना होगा। एकाधिकार, हाँ, मोनोपोली। बिल्कुल मोनोपोली। जब बेचने वाला एक हो और खरीदने वाले अनेक तो कीमतें तो आसमान छुएंगी। यही सीधी पहुंच की तलाश भारत की खोज की सबसे बड़ी वजह बनी। तो ये खोज सिर्फ मसालों के स्वाद के लिए नहीं थी, बल्कि यूरोप की अर्थव्यवस्था और राजनीतिक ताकत के लिए भी जरूरी हो गई थी। एकदम जरूरी। और इसी माहौल में सामने आते हैं वास्को डिगामा। इनका जन्म पुर्तगाल के एक छोटे से तटीय शहर सिनेस में 1460 के आसपास हुआ था। स्रोत बताते हैं कि इनके पिता एक सामंती अधिकारी थे। ये सामंती अधिकारी का क्या हुआ उस समय के हिसाब से? सामंती अधिकारी यानी कह सकते हैं वो स्थानीय स्तर पर राजा या किसी बड़े लॉर्ड के लिए काम करने वाले छोटे ओहदे के रईस थे। बहुत बड़े खानदान से नहीं थे, लेकिन हाँ, उनका एक रुतबा था। अच्छा। अहम बात यह है कि वास्को डिगामा का बचपन समंदर के किनारे बीता और कहते हैं कि उन्हें बचपन से ही जहाज़ों और लहरों से गहरा लगाव था और यही लगाव उन्हें पुर्तगाली नौसेना तक ले गया। और वो भी उस समय के पुर्तगाल में, जो समुद्री खोजों का एक तरह से गढ़ बनता जा रहा था। बिल्कुल सही। 15वीं सदी का पुर्तगाल दुनिया के किसी भी दूसरे देश से समुद्री ज्ञान और तकनीक में कहीं आगे था। इसका श्रेय काफी हद तक प्रिंस हेनरी द नेविगेटर को जाता है। हाँ हाँ, उनका नाम सुना है। उन्होंने दशकों पहले ही समुद्री खोजों को राजकीय संरक्षण देना शुरू कर दिया था। उनके प्रोत्साहन पर पुर्तगाली नाविक अफ्रीका के पश्चिमी तट पर लगातार दक्षिण की ओर बढ़ते जा रहे थे, नए रास्ते तलाश रहे थे, नक्शे बना रहे थे। तो माहौल ही पूरा वैसा था। हाँ, तो वास्को डिगामा जैसे महत्वाकांक्षी और हुनरमंद युवा नाविक के लिए, जिसे समंदर में नाम कमाना था, उस वक्त पुर्तगाल एक लॉन्च पैड की तरह था। वहां का पूरा माहौल ही खोज, विस्तार और समुंदर पार की दुनिया तक पहुंचने का था। तो फिर वो पल आया जब वास्को डिगामा को इतिहास बनाने का मौका मिला। साल था 1497। हाँ, पुर्तगाल के राजा मैनुअल प्रथम ने उन्हें वो बड़ा मिशन सौंपा, अफ्रीका का चक्कर लगाकर भारत तक समुद्री रास्ता खोजना। यही मिशन था। जुलाई 1497 में 4 जहाजों का एक छोटा सा बेड़ा लेकर वास्को डिगामा लिस्बन के बंदरगाह से निकले। सिर्फ 4 जहाज, अनजान समंदर और मंजिल भारत।
ये सुनने में ही कितना रोमांचक और जोखिम भरा लगता है। जोखिम तो अब सोचिए कल्पना से भी परे था। उनका रास्ता पहले अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे दक्षिण की ओर गया, लेकिन फिर उन्होंने एक बड़ा ही साहसिक और कह सकते हैं अप्रत्याशित कदम उठाया। क्या किया उन्होंने? तट के पास प्रतिकूल हवाओं और धाराओं से बचने के लिए वो पश्चिम की ओर मुड़कर खुले अटलांटिक महासागर में चले गए, तट से बहुत दूर। खुले समंदर में? हाँ, महीनों तक जमीन का नामो निशान नहीं था। ये एक बहुत बड़ा जुआ था, लेकिन समुद्री हवाओं की उनकी समझ काम आई। मतलब तट छोड़कर खुले समंदर में जाना ज्यादा सुरक्षित था? ये तो अजीब लगता है थोड़ा। हाँ, सुनने में अजीब लगता है, लेकिन दक्षिणी अटलांटिक की हवाओं और धाराओं का पैटर्न ऐसा था कि तट के पास जाने से सफर ज्यादा मुश्किल और धीमा हो जाता। अच्छा, ये बात थी। खुले समंदर में जाकर उन्होंने हवाओं का फायदा उठाया और ज्यादा तेजी से दक्षिण की ओर बढ़ सकें। आखिरकार दिसंबर 1497 में वे अफ्रीका के दक्षिणी कोने पर पहुंचे, जिसे पहले केप ऑफ स्टॉर्म्स यानी तूफानों का अंतरीप कहा जाता था। हाँ, लेकिन पुर्तगालियों ने उम्मीद जगाने के लिए इसका नाम केप ऑफ गुड होप यानी आशा अंतरीप रख दिया था। हाँ, ये नाम ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल। यहां से शुरू हुआ उनकी यात्रा का सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा, हिंद महासागर का सफर। और महीनों लंबे सफर में नाविकों की क्या हालत हुई होगी? खाने पीने की कमी, बीमारियां, तूफान। यहां चुनौतियां वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। सबसे बड़ा दुश्मन था स्कर्वी। स्कर्वी, वो विटामिन सी की कमी वाली बीमारी। हाँ बिल्कुल। ताजे फल और सब्जियों की कमी से होने वाली ये बीमारी नाविकों के लिए काल बन जाती थी। मसूड़ों से खून आना, दांत गिरना, कमजोरी और आखिर में मौत। कहा जाता है कि इस यात्रा में कई नाविक स्कर्वी से मारे गए। ओह गॉड। इसके अलावा पीने का पानी अक्सर खराब हो जाता था, खाना सड़ने लगता था, भयंकर समुद्री तूफानों का सामना करना पड़ता था, जहाजों के टूटने का डर हमेशा बना रहता था। तो नाविकों ने हिम्मत नहीं हारी? कई बार तो नाविकों ने विद्रोह करने की भी कोशिश की। वो वापस लौटना चाहते थे। ऐसे में बेड़े को एक साथ रखना और सफर जारी रखना तो कमाल का नेतृत्व दिखाता है। निश्चित रूप से यही वास्को डी गामा का दृढ़ संकल्प और नेतृत्व क्षमता सामने आती है। वो सख्त थे, कभी कभी कहा जाता है क्रूर भी थे। अच्छा। लेकिन उनमें अपने लक्ष्य को पाने की जबरदस्त लगन थी। उन्होंने अनुशासन बनाए रखा, नाविकों का हौसला बढ़ाया और तमाम मुश्किलों के बावजूद आगे बढ़ते रहे। सोचिए, वो एक ऐसी दुनिया में जा रहे थे जिसका यूरोप को कोई नक्शा, कोई अंदाजा नहीं था। हर दिन एक नई चुनौती, एक नया खतरा। और फिर करीब 10 महीने के मुश्किल सफर के बाद वो ऐतिहासिक दिन आया, 20 मई 1498। हाँ, 20 मई 1498। वास्को डी गामा का बेड़ा भारत के मालाबार तट पर कालीगढ़, जिसे आज हम कोझिकोड केरल कहते हैं, उसके पास कप्पड़ गांव में लंगर डालता है। ये पल कितना अहम था? बहुत अहम था। पहली बार कोई यूरोपीय जहाज अफ्रीका का पूरा चक्कर लगाकर सीधे समंदर के रास्ते भारत पहुंचा था। सदियों पुराना सपना हकीकत बन गया था। ये वाकई इतिहास का एक, आप कह सकती हैं, निर्णायक मोड़ था। दुनिया हमेशा के लिए बदल गई थी। कालीकट उस समय मालाबार तट का एक समृद्ध और महत्वपूर्ण बंदरगाह था, मसालों के व्यापार का बड़ा केंद्र। तो कालीकट पहुंचकर वास्को डी गामा की मुलाकात वहां के शासक से हुई होगी। स्रोत बताते हैं उन्हें ज़ैमोरिन कहा जाता था। हाँ, ज़ैमोरिन। पहली मुलाकात कैसी रही? क्या ज़ैमोरिन यूरोप से आए इन अजनबियों से प्रभावित हुए? हाँ, वास्को डी गामा की मुलाकात ज़ैमोरिन से हुई। उन्होंने खुद को पुर्तगाल के राजा के दूत के रूप में पेश किया और व्यापारिक संबंध स्थापित करने का प्रस्ताव रखा, खासकर मसालों के व्यापार का। लेकिन ये मुलाकात उतनी सफल नहीं रही जितनी वास्को डी गामा ने उम्मीद की थी। अच्छा, क्यों? इसके कई कारण थे। क्या वजह थी? क्या ज़ैमोरिन को उनमें दिलचस्पी नहीं थी? दिलचस्पी से ज्यादा मामला था भरोसे और व्यापारिक हितों का। पहली बात, कालीकट में अरब व्यापारियों का बहुत दबदबा था, जो सदियों से वहां व्यापार कर रहे थे। हाँ, वो तो पहले से थे वहां। बिल्कुल। उन्होंने इन नए यूरोपीय प्रतिद्वंदियों को अपने लिए खतरे के रूप में देखा और ज़ैमोरिन के कान भरने शुरू कर दिए। ओह। दूसरी बात, वास्को डी गामा जो तोहफे लेकर आए थे, कुछ कपड़े, टोपियां, मूंगे के हार, पीतल के बर्तन, वो ज़ैमोरिन के दरबार के हिसाब से बहुत मामूली थे। अच्छा, तोहफे मामूली थे, मतलब यूरोप के राजा के दूत के हिसाब से ठीक नहीं थे। बिल्कुल। ज़ैमोरिन सोने, चांदी और कीमती रत्नों के आदी थे। उन्हें ये तोहफे पसंद नहीं आए, तो आप समझ सकती हैं। ओह, यानी तोहफों से ही गलत शुरुआत हो गई, मामला जम नहीं पाया। हाँ, और सांस्कृतिक समझ की कमी भी थी। पुर्तगालियों को स्थानीय रीति रिवाजों और व्यापार के तौर तरीकों का अंदाजा नहीं था। अरब व्यापारियों ने इस स्थिति का पूरा फायदा उठाया। नतीजा ये हुआ कि वास्को डी गामा को व्यापार की इजाजत तो मिली, लेकिन बहुत मामूली शर्तों पर, और उन्हें ज्यादा मसाला खरीदने में सफलता नहीं मिली।
करीब 3 महीने कालीकट में रुकने के बाद अगस्त 1498 में वो वापस पुर्तगाल के लिए रवाना हो गए। 3 महीने रुके वो? हाँ, लगभग 3 महीने, साथ में कुछ मसाले लेके और इस अनुभव के साथ कि भारत में व्यापार स्थापित करना आसान नहीं होगा। तो पहली कोशिश व्यापार के लिहाज से तो बहुत सफल नहीं रही, लेकिन जैसा आपने पहले कहा, यूरोप के लिए भारत का समुद्री दरवाजा तो खुल ही गया था। हाँ, रास्ता मिल गया था। इसका तात्कालिक असर क्या हुआ यूरोप पर? देखिए, भले ही वो ज्यादा माल ना ला पाए हों, लेकिन वो रास्ता खोज लाए थे। जब वास्को डी गामा सितंबर 1499 में वापस लिस्बन पहुंचे, हालांकि रास्ते में उनके भाई पाउलो और कई नाविक मारे भी गए थे। ओह। तो ये खबर पूरे यूरोप में आग की तरह फैली। सबसे बड़ा और तात्कालिक असर ये हुआ कि अब यूरोप को मसालों और पूर्वी सामानों के लिए अरब और वेनिस के व्यापारियों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं रही। हाँ, बिचौलिए हट गए। हाँ, बेशक शुरुआती मात्रा कम थी, लेकिन इसने संभावनाओं का एक नया द्वार खोल दिया। कीमतें भविष्य में कम होने और मुनाफा बढ़ने की उम्मीद जगी। और इसके दूरगामी परिणाम, क्योंकि ये सिर्फ व्यापार की कहानी नहीं है, जैसा हमने शुरू में कहा था। बिल्कुल नहीं, दूरगामी परिणाम बहुत गहरे और जटिल थे और भारत के लिए तो खासतौर पर कह सकते हैं दुखद साबित हुए। वास्को डी गामा की यात्रा ने हिंद महासागर में सदियों से चले आ रहे व्यापारिक संतुलन को बिगाड़ दिया। अरब व्यापारियों का वर्चस्व धीरे धीरे कम होने लगा। पुर्तगालियों ने सिर्फ व्यापार नहीं किया, उन्होंने अपनी नौसैनिक ताकत का इस्तेमाल करके इस नए रास्ते पर कब्जा करने की कोशिश की। अच्छा, मतलब ताकत का इस्तेमाल शुरू हो गया। हाँ, उन्होंने भारत के पश्चिमी तट पर, फिर पूर्वी तट पर और दक्षिण पूर्व एशिया में किले बनाए, व्यापारिक चौकियां स्थापित की और कोशिश की कि मसालों का पूरा व्यापार उनके हाथ में आ जाए। यानी वो सिर्फ व्यापारी बनकर नहीं रहे, बल्कि एक समुद्री ताकत के तौर पर खुद को स्थापित करने लगे। हाँ, और यहीं से असल में भारत में यूरोपीय उपनिवेशवाद की शुरुआत होती है। उपनिवेशवाद? उपनिवेशवाद यानी एक बाहरी शक्ति का किसी दूसरे देश की जमीन पर कब्जा करके वहां के संसाधनों का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना और वहां के लोगों पर राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रण स्थापित कर लेना। पुर्तगालियों ने यही करने की कोशिश की। उनके पीछे पीछे डच आए, फिर फ्रांसीसी और आखिर में अंग्रेज। ये सब उसी समुद्री रास्ते से आए जिसे वास्को डी गामा ने खोजा था। उसी रास्ते से? हाँ, इस एक यात्रा ने अनजाने में ही भारत को गुलामी की उस लंबी और दर्दनाक राह पर धकेल दिया जो अगले कई 100 सालों तक चली। यह कहना गलत नहीं होगा कि इस एक खोज ने घटनाओं की ऐसी श्रृंखला शुरू की जिसने ना सिर्फ भारत का बल्कि पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया। ये वाकई एक बड़ा और सोचने पर मजबूर करने वाला सच है। अच्छा, पहली यात्रा के बाद वास्को डी गामा का क्या हुआ? पुर्तगाल में तो उनका हीरो जैसा स्वागत हुआ होगा। हाँ, लिस्बन लौटने पर उनका शानदार स्वागत हुआ। राजा मैनुअल प्रथम ने उन्हें उपाधियां दी, इनाम दिए, वो एक राष्ट्रीय नायक बन गए। लेकिन पुर्तगाल अब इस खोज का पूरा फायदा उठाना चाहता था। उन्हें पता था कि हिंद महासागर में अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी। तो क्या वास्को डी गामा दोबारा भागत आए? हाँ, बिल्कुल। 1502 में राजा ने उन्हें एक कहीं ज्यादा बड़े और शक्तिशाली बेड़े के साथ, जिसमें करीब 20 जहाज थे, दोबारा भारत भेजा। 20 जहाज? पहले तो सिर्फ 4 थे। हाँ, इस बार तैयारी पूरी थी। मिशन सिर्फ व्यापार करना नहीं, बल्कि हिंद महासागर में पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व स्थापित करना और विरोधियों को कुचलना भी था। ओह, तो मकसद बदल गया था। हाँ, इस दूसरी यात्रा के दौरान वास्को डी गामा ने काफी क्रूरता भी दिखाई। ऐसा कहा जाता है अरब जहाजों पर हमले किए और स्थानीय शासकों को डरा धमकाकर अपने अधीन करने की कोशिश की। तो दूसरी यात्रा का चरित्र पहली से काफी अलग था, खोज से ज्यादा कब्जे का। निश्चित रूप से यह पुर्तगाली विस्तारवाद का स्पष्ट प्रदर्शन था। सालों बाद 1524 में पुर्तगाल के नए राजा जॉन तृतीय ने वास्को डी गामा को पुर्तगाली भारत का वाइसरॉय यानी गवर्नर बनाकर तीसरी बार भारत भेजा। तीसरी बार? हाँ, ताकि प्रशासन को सुधारा जा सके और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सके। लेकिन उनका तीसरा कार्यकाल ज्यादा लंबा नहीं चला, है ना? नहीं, भारत पहुंचने के कुछ ही महीने बाद 24 दिसंबर 1524 को क्रिसमस की पूर्व संध्या पर कोचिन, आज का कोची केरल में मलेरिया या किसी और बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई। यही भारत में? हाँ, कोचिन में। उन्हें पहले कोची के सेंट फ्रांसिस चर्च में दफनाया गया, लेकिन लगभग 14 साल बाद 1538 में उनके अवशेषों को पुर्तगाल ले जाया गया और लिस्बन के प्रसिद्ध जेरोनिमोस मठ में शाही सम्मान के साथ फिर से दफनाया गया, जहां वो आज भी हैं। तो कुल मिलाकर देखें, वास्को डी गामा की 1497-98 की यात्रा महज एक समुद्री अभियान या एक नए रास्ते की खोज नहीं थी।
ये एक युगांतकारी घटना थी। हाँ, इसने पूरब और पश्चिम के बीच सीधा संपर्क स्थापित किया, वैश्विक व्यापार के नियमों को हमेशा के लिए बदल दिया, यूरोपीय शक्तियों के उदय का मार्ग प्रशस्त किया और दुखद रूप से एशिया में उपनिवेशवाद के एक लंबे युग की शुरुआत की। इसने दुनिया को भौगोलिक रूप से छोटा जरूर किया, लेकिन साथ ही शक्ति, संघर्ष और शोषण के नए अध्याय भी खोल दिए। बिल्कुल। जब हम वास्को डी गामा को याद करते हैं तो ये जरूरी है कि हम तस्वीर के दोनों पहलू देखें। एक तरफ उनका अदम्य साहस, उनकी समुद्री विशेषज्ञता और उस जमाने के हिसाब से लगभग अविश्वसनीय लगने वाली उपलब्धि है। हाँ, वो तो है, जिसने दुनिया को जोड़ा और नए व्यापारिक रास्ते खोले। लेकिन दूसरी तरफ ये भी एक कड़वा सच है कि इसी खोज ने भारत और एशिया के कई हिस्सों में यूरोपीय साम्राज्यवाद और शोषण की नींव रखी, जिसके गहरे जख्म आज भी इतिहास का हिस्सा है। सही कहा। उनके साहसिक कारनामे और उसके अनपेक्षित, दूरगामी और अक्सर विनाशकारी परिणामों दोनों को समझना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। और इसी सोच के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। इस यात्रा ने निसंदेह दुनिया को करीब ला दिया, संस्कृतियों और व्यापार को नए रास्ते दिए। लेकिन जरा सोचिए, इस जुड़ाव की असल कीमत क्या थी? और अगर कल्पना करें कि ये समुद्री मार्ग उस वक्त न खोजा गया होता, तो आज हमारे भारत का और शायद पूरी दुनिया का इतिहास और वर्तमान कितना अलग होता।